क्यों डूब गया चीन का रियल एस्टेट बाजार? 9 करोड़ खाली घरों का क्या है सच? क्या भारत के प्रॉपर्टी बाजार में आने वाला है सबसे बड़ा क्रैश? क्या आने वाले हैं भारत के बिल्डरों के बुरे दिन? दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा देश जहां कभी घर खरीदने के लिए सोना फ्री मिला, फिर पत्नी वाला विज्ञापन चला और आज वहां 9 करोड़ घर खाली पड़े, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं आप यही कहूं कि भारत के रियल एस्टेट में भी कुछ वैसी ही चेतावनी वाली घंटियां बजनी शुरू हो गई है, तो शायद आप कहेंगे कि ये डर फैलाना है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको डर नहीं, डेटा दिखाऊंगा। चीन की कहानी सिर्फ एवरग्रांडे के डूबने की कहानी नहीं, ये उस पूरे मॉडल की कहानी है जिसमें लोगों को यकीन दिलाया गया कि प्रॉपर्टी की कीमत कभी नीचे नहीं जाती। यही भरोसा करोड़ों लोगों को कर्ज में ले गया, बिल्डर को साम्राज्य खड़ा करने पर मजबूर कर गया और सरकार को ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी अपने सबसे बड़े सेक्टर को पूरी तरह बचा नहीं पा रही। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ भी एक तरफ 1.5 करोड़ और 5 करोड़ के लग्जरी फ्लैट लॉन्च हो रहे हैं, दूसरी तरफ 60-70 लाख से कम का घर खरीदने वाले मिडिल क्लास गायब होते जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि चीन की गलती अगर समझ ली तो शायद आप करोड़ों रुपए के सबसे बड़े फाइनेंशियल गलती करने से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। देखिए, किसी भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट की पहली सलाह यही होती है कि सिर्फ कीमत मत देखिए, बाजार का साइकिल समझिए। और चीन इस साइकिल का सबसे बड़ा केस स्टडी है। आज चीन की अर्थव्यवस्था का लगभग 30% हिस्सा रियल एस्टेट और उससे जुड़े सेक्टरों से आता है, लेकिन यही इंजन अब खांस रहा है। हालत यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुमान के मुताबिक चीन में लगभग 9 करोड़ खाली घर। सोचिए, अगर एक घर में 3 लोग भी रह रहे हों तो ये पूरे ब्राजील की आबादी बसाने जितनी इन्वेंट्री है। सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक समय था जब चीन में प्राइवेट लैंड रखना गैरकानूनी था। माओ के दौर में घर सरकार देती थी, ना खरीद सकते थे ना बेच सकते थे। लेकिन ये मॉडल फेल हुआ क्योंकि सरकार तेजी से बढ़ती आबादी के लिए घर बना नहीं पा रही थी। फिर 1978 के बाद देंग शियाओपिंग आए और उन्होंने बाजार को खोलना शुरू किया। 1998 के हाउसिंग रिफॉर्म्स ने पहली बार लोगों को घर खरीदने बेचने की आज़ादी दी। यहीं से खेल शुरू हुआ। फिर आया 2005 का दौर। करीब 50 करोड़ लोग गांव छोड़कर शहरों में पहुंचे, फैक्ट्रियां लगी, नौकरियां बढ़ी, बैंकों ने सस्ते होम लोन बांटे और हर किसी को लगा कि घर खरीदना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। यही वो मानसिकता थी जिसने बबल बनाया। अब यहाँ एक बात समझिए, बबल तब बनता है जब लोग घर रहने के लिए नहीं बल्कि ये सोचकर खरीदते हैं कि कीमत दोगुनी हो जाएगी। चीन में यही हुआ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एक समय ऐसा आया जब चीनी परिवारों की लगभग 80% बचत प्रॉपर्टी में लगी हुई थी। यानी अगर आपकी पूरी जिंदगी की कमाई एक ही एसेट में बंद हो जाए और वो गिरने लगे तो क्या होगा? यही चीन में हुआ। इसी दौर में एवरग्रांडे नाम की कंपनी उभरी। 1996 में शुरू हुई ये कंपनी 2017 तक एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन गई। उसके मालिक हुई कोयान दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। लेकिन उनकी पूरी कहानी एक खतरनाक फॉर्मूले पर टिकी थी। कर्ज लो, जमीन खरीदो, प्रोजेक्ट लॉन्च करो, प्री बुकिंग से पैसा उठाओ, फिर उसी पैसे से नया प्रोजेक्ट शुरू करो। जब तक कीमतें बढ़ती रही, मशीन चलती रही। लेकिन मशीन की असली कमजोरी तब सामने आई जब सरकार ने ब्रेक लगा दी। 2020 में शी जिनपिंग ने कहा, घर रहने के लिए है, सट्टा लगाने के लिए नहीं। इसके बाद आया 3 रेड लाइंस नियम। डेवलपर के कर्ज पर लिमिट लगा दी गई, बैंकों को लोन देने से रोक दिया गया और यहीं से पूरा ताश का महल हिल गया। एवरग्रांडे पर करीब 300 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपए के लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। कंपनी भुगतान नहीं कर पाई, हजारों प्रोजेक्ट्स अटक गए, लाखों खरीदार फंस गए। सोचिए, आपने 15 साल की बचत लगाकर फ्लैट बुक किया और बिल्डर कह रहे कि पैसे खत्म हो गए। यही चीन में करोड़ों लोगों के साथ हुआ। आज भी चीन में करीब 2 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो अपने पहले से खरीदे गए घर का इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, जब घर बिकने बंद हुए तो कंपनियों ने ऐसे ऑफर निकाले कि दुनिया हैरान रह गई। कहीं 1 तोला सोना फ्री, कहीं कार फ्री, और एक कंपनी का विज्ञापन तो ऐसा था कि लोगों को लगा घर खरीदो पत्नी फ्री। असल में वो भाषा का खेल था, लेकिन ये बताने के लिए काफ़ी था कि बाजार कितनी बुरी हालत में पहुंच चुका है। अब सवाल, घर खाली क्यों पड़े? इसका जवाब सिर्फ महंगाई नहीं, चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, जन्म दर गिर रही है। अगले 30 सालों में वहाँ की आबादी करीब 20 करोड़ कम होने का अनुमान है। यानी जिन घरों को बेचने के लिए बिल्डर बैठे हैं, उतने खरीदार फ्यूचर में होंगे भी या नहीं। यही वजह है
कि यूबीएस का अनुमान है कि 2027 तक 33 लाख घर ऐसे हो सकते हैं जिनकी कीमत उनके बेचे हुए होम लोन से भी कम हो सकती है। इसे कहते हैं अंडर वाटर प्रॉपर्टी, यानी घर बेचकर भी बैंक का कर्ज पूरा नहीं चुका रहा। अब जरा भारत की तरफ आइए, क्या यहाँ भी यही कहानी दोहराई जा रही है? जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ संकेत जरूर दिख रहे हैं। फर्क सबसे पहले समझिए, चीन में प्रॉब्लम है घर ज़्यादा खरीदार कम, भारत में प्रॉब्लम है खरीदार ज़्यादा सही कीमत वाले घर कम। यही सबसे बड़ा अंतर है। नाइट फ्रैंक और एनरॉक जैसे संस्थानों के आंकड़े बताते हैं कि 2026 की पहली तिमाही में 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों का हिस्सा कुल लॉन्च का सिर्फ 10% रह जाएगा, जबकि 2021 में यही हिस्सा 26% था। दूसरी तरफ 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर वाले घर अब नए लॉन्च का लगभग 53% हिस्सा बन चुके हैं, यानी बिल्डर वहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहां मार्जिन ज्यादा है। अब इसे आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी शहर में 100 लोग घर खरीदना चाहते हैं, उनमें से 70 लोगों का बजट 30 से 60 लाख है, लेकिन बाजार में बनने वाले 50 घरों में से आधे 1.5 करोड़ से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? मांग ज्यादा है, सप्लाई वहां नहीं है। यही भारत की असली चुनौती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शहरों में इस समय लगभग 1 करोड़ घरों की कमी है और 2030 तक 2.5 करोड़ अफोर्डेबल घरों की जरूरत होगी। यानी भारत को घर चाहिए, लेकिन सही कीमत वाले चाहिए। इसलिए चीन जैसा घोस्ट सिटी मॉडल यहां अभी नहीं दिखता। लेकिन अगर बिल्डर लगातार सिर्फ लग्जरी पर फोकस करेंगे तो मिडिल क्लास की जेब और बाजार के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और ये दूरी फ्यूचर में जोखिम बन सकती है। अब यहाँ मैं बतौर रियल एस्टेट जर्नलिस्ट अपनी राय रखना चाहूँगा। मेरी नज़र में भारत का सबसे बड़ा रिस्क अभी कीमतों का अचानक चीन जैसा क्रैश नहीं, असली रिस्क है अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। यानी लोगों की इनकम जितनी तेजी से नहीं बढ़ रही, घरों की कीमत उससे कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ रही। दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में कई इलाकों में पिछले कुछ सालों में कीमतों में 50 से 150% उछाल देखा गया, लेकिन हर सैलरी इतनी नहीं बढ़ी। अगर ये गैप बढ़ता गया तो बाजार में 2 भारत बन जाएंगे, एक जहां लग्जरी बिकेगी और दूसरा जहां मिडिल क्लास इंतजार करेगा। इसलिए अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो 3 बातें हमेशा याद रखें। पहली, सिर्फ इसलिए मत खरीदिए कि सब खरीद रहे हैं। दूसरी, ईएमआई आपकी नेट इनकम के 35 से 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी, जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें वहाँ वास्तविक मांग है या सिर्फ इन्वेस्टर्स की भीड़, ये ज़रूर जांचिए। क्योंकि चीन ने हमें एक सबक दिया, रियल एस्टेट हमेशा ऊपर नहीं जाता। और दूसरा सबक भारत को याद रखना चाहिए, अगर बाजार सिर्फ अमीरों के लिए घर बनाएगा तो एक दिन वही बाजार खरीदार खोजता रह जाएगा। इसलिए कहना कि भारत कल चीन बन जाएगा सही नहीं होगा, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि हमें कोई खतरा नहीं। इतिहास बताता है कि हर प्रॉपर्टी बूम के पीछे एक कहानी होती है और हर बूम के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान उस इंसान का होता है जिसने बिना बाजार समझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई दांव पर लगा दी। इसलिए फैसला करने से पहले डेटा देखिए, डिमांड देखिए और सबसे ज़रूरी अपनी जेब देखिए, क्योंकि घर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। और दोस्तों, फिलहाल भारत की स्थिति भी समझिए कि करीब 6 लाख से ज़्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री भारत में भी पड़ी हुई है, यानी कि बगैर बिके घरों का पहाड़ लगातार भारत में भी बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे कारण यही है कि मार्केट से मिडिल क्लास बायर को बिल्डरों ने खुद ही बाहर कर दिया। और ऐसे में अगर मिडिल क्लास रियल एस्टेट मार्केट से बाहर हो जाएगा तो आप समझिए कि इस बाजार की हालत आने वाले समय में क्या होगी। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोई भी बाजार हो, आम आदमी यानी मिडिल क्लास के बगैर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए चीन ने जो रियल एस्टेट क्रैश की कहानी गढ़ी, वही भारत में ना दोहराई जाए, इसके लिए अभी से ही पॉलिसी मेकर, बिल्डर्स और तमाम लोगों को सोचना होगा, वरना यहाँ भी एक बड़ा क्रैश आ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2026 भारतीय रियल एस्टेट मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है? कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और वो कौन सी गलतियां हैं जो बिल्डर लगातार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें और तमाम उन घर खरीदारों को भुगतना पड़ सकता है जिन्होंने अपनी एक बड़ी पूंजी इन्वेस्टमेंट के तौर पर रियल एस्टेट मार्केट में लगाई। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।